ठंड में गरीब परिवार ने खाया गर्मा गर्म अमीर खाना। आज मैं ठंडा खाना दे रही हूँ आप हमें खाने के लिए। अब क्या हम इस ठंड में ठंडा खाना खाए रोज रोज? मुझे नहीं खाना ये ठंडा खाना, कभी तो गरम खाना दिया करो। बेटा ठंड ज्यादा है, सारी लकड़ियां बाहर रखी हुई थी, होश में गीली हो गई, इसलिए खाना गर्म नहीं कर पाई। रहने दो माँ, तुम्हारा रोज का बहाना है हमें नहीं खाना। बच्चों आज खा लो, कल से तुम्हें ठंडा खाना नहीं मिलेगा खाने को। बहू तू सारी लकड़ियां अंदर रख दे, वरना बाहर ओस में फिर से सारी लकड़ी गीली हो जाएगी। माँ अगर सारी लकड़ियां हम घर में रख लेंगे तो सोएंगे कहाँ? थोड़ी तो घर में जगह है, ऐसे भी ठंड का समय है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बाहरी लकड़ियों के ऊपर कोई पन्नी लगा दो ताकि ओस से लकड़ियां गीली ना हो। बच्चों आज खाना खा लो, कल से खाना बनते ही सबसे पहले तुम्हें ही खाने को मिलेगा। हाँ आस्था, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खाना बनते ही पहले बच्चों को दे दिया करो। सच में ठंड ज्यादा है, खाना बहुत ठंडा हो जाता है। अर्पित के समझाने पर दोनों बच्चे ठंडा खाना खा लेते हैं। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इस बार भी लकड़ियां ठंड की वजह से गीली हो जाती हैं। अरे बहू तूने पूरा घर धुआं धुआं क्यों कर रखा है? इस ठंड में हम लोग बाहर कैसे बैठेंगे? बाजी मैंने जानबूझकर धुआं नहीं किया है। ये लकड़ियां ही नहीं जल रही, ठंड की वजह से लकड़ियां सूखती ही नहीं है। क्या बनाऊं खाना? हम तो कल का रखा हुआ बासी खाना भी खा लेंगे, पर मेरे बच्चों को तो गर्म खाना ही चाहिए होता है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है कि लकड़ियां लेने भी मैं खेत नहीं जा पा रही। तू रुक, मैं पड़ोसियों से सूखी लकड़ियां मांग कर लाती हूँ और कल धूप निकले तो लकड़ियां सूखने के लिए रख देना। कल्पना इतना बोलकर हाथ मलते हुए सूखी लकड़ियां लेने के लिए अपने पड़ोसी के घर जाती है और बड़ी मुश्किल से वह थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मांग कर लाती है, जिसके बाद आस्था अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, ये देख राजू, आज हम खाने में सैंडविच लेकर आए। तू जानता है सैंडविच क्या होता है? अरे यार तू क्या ऐसी बात कर रहा? जिसके घर में सूखी ठंडी रोटी खाई जाती है उसे क्या पता सैंडविच क्या होता है? और हाँ, एक बार इसके कपड़े देख, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। मैं जानता हूँ सैंडविच क्या होता है। जो तुम अमीर लोग खाना खाते हो वही खाना हम गरीब भी खाते हैं। देखना मैं भी एक दिन स्कूल में सैंडविच लेकर आऊंगा। स्कूल में सभी बच्चे राजू का बहुत मजाक बनाते हैं और राजू रोते हुए घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये सैंडविच क्या होता है? मुझे भी खाना है। अरे राजू सैंडविच खाना है तुझे? मैं तुझे खिलाऊंगी ना सैंडविच। गर्मी आने दे, सैंडविच गर्मियों में खाया जाता है। अभी देख कितनी ठंड है, सैंडविच खराब हो जाएगा। आप झूठ बोल रही हो बुआ। अगर सैंडविच गर्मियों में खाया जाता है तो फिर इतनी ठंड में मेरे दोस्त सैंडविच कैसे लेकर आते हैं स्कूल में? मुझे भी मेरा वाला गर्म गर्म खाना खाना है, ना कि अपने घर का ये बासी सूखी रोटी। एक बार फिर राजू अपने घर वालों से अमीरों वाले खाने की डिमांड करता है, पर चाहकर भी गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाता। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अर्पित कुछ पैसे लेकर घर आता है और अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहता है, माँ ठंड बढ़ती जा रही है, मैं सोच रहा हूँ इन पैसों से बच्चों के लिए स्वेटर ले आऊं। आप ये कुछ पैसे रख लो, कल राशन ले आना, शायद मैं कल घर ना आ पाऊं। ठीक है बेटा, वैसे सच में सर्दी बढ़ती जा रही है और इतनी ठंड में बच्चों के लिए स्वेटर आना बहुत जरूरी है, और बच्चे जब अपना नया स्वेटर देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। अपने बच्चों की खुशी के लिए अर्पित कुछ पैसे बचा लेता है और अगले शाम को कल्पना राशन लेने दुकान पर जाती है, पर अंधेरा और कोहरा होने की वजह से ज्यादा लोग रोड पर नहीं होते और तभी कुछ गुंडे कल्पना को घेर लेते हैं। ए बुढ़िया, पैसे निकालती है या चाकू अंदर डालूं? अरे बेटा, मुझे गरीब को लूट कर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तो सिर्फ 500-600 रुपए ही हैं, वो भी राशन के लिए।
बुढ़िया तू नहीं जानती सर्दी में ये 500-600 रुपए हमारे कितना काम आएगा है? इससे हमारे 2 दिन का पौआ आ जाएगा। इस तरह गुंडे कल्पना को डरा धमका कर उससे पैसे छीन लेते हैं। तो वहीं उसी दिन पिंकी और राजू रोज रोज घर का ठंडा बासी खाना खाकर परेशान हो जाते हैं और घर से बाहर खाने के लिए जाते हैं। राजू, हमारे घर वाले तो हमें कभी कुछ अच्छा नहीं खिला सकते हैं। चल आज हम दोनों भाई बहन खुद ही बाहर का कुछ खाना खा लेते हैं। वो देख, वो भैया उस बड़ी सी दुकान में लगता है कोई महंगी चीज खा रहे हैं। पिंकी, शायद उसे पिज्जा और बर्गर कहते हैं। मेरे दोस्त बता रहे थे पिज्जा और बर्गर ऐसे ही होता है देखने में। चलो ना उस बड़ी सी दुकान में चलते हैं। राजू और पिंकी जैसे ही उस दुकान के अंदर जाने लगते हैं तभी कुछ लोग अपने हाथों में पिज्जा और बर्गर लेकर बाहर निकलते हैं। अंकल, हमें भी पिज्जा और बर्गर खिला दो ना, हमने कभी नहीं खाया और हमें बहुत भूख भी लगी है। पिज्जा और बर्गर खाना है? पहले पिज्जा बर्गर की स्पेलिंग सुनाओ। हाँ? अरे यार तुम भी ना, भला ये गरीब भिखारी बच्चे कैसे तुम्हें पिज्जा और बर्गर की स्पेलिंग सुना सकते हैं? अरे इनको खाने का नाम पता है, वही बहुत बड़ी बात है। बच्चों, तुम्हें पिज्जा और बर्गर खाना है? रुको, मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाती हूँ। यार हमने जो पिज्जा छोड़ा है, मैं सोच रही हूँ कि वो पिज्जा और बर्गर क्यों ना हम इन गरीब बच्चों को दे दे, जैसे हम कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं। इतना बोलकर वह लड़की अंदर से अपना छोड़ा हुआ पिज्जा और बर्गर लेकर आती है और राजू और पिंकी के सामने फेंक देती है। ये देखकर राजू और पिंकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, पर फिर भी दोनों बच्चे जमीन का गिरा हुआ पिज्जा और बर्गर उठा लेते हैं और जैसे ही खाने लगते हैं तभी वहां आस्था आ जाती है और उनके हाथों से वो खाना छीन कर फेंक देती है। क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? ये अमीर लोगों ने अपना छोड़ा हुआ खाना तुम्हें दिया और तुम वो फेंका हुआ खाना उठाकर खाने जा रहे थे। तो और क्या करे माँ, अब तो हमें कुछ महंगी चीज दे दी नहीं, हमें भी अमीरों वाला खाना खाना है। राजू, पिंकी, आज तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस ठंड में अमीरों वाला गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। बस तुम इस तरह से फेंका हुआ खाना खाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बच्चों, हम गरीब हैं पर लाचार नहीं। इतना बोलकर आस्था दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है और घर जाकर अपने परिवार को सारी बात बताती है। नंद जी, अर्पित जी, मैं तो माँ जी को ढूंढने के लिए गई थी, पर अच्छा हुआ जो सही समय पर मुझे राजू और पिंकी भी नजर आ गए। ये लोग फेंका हुआ खाना खाने जा रहे थे। अब बहुत हो गया, मैं अपने बच्चों को अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे भी काम ही क्यों ना करना पड़े इस ठंड में। बहू, मुझे माफ कर दे। अर्पित ने जो पैसे दिए थे वो उन गुंडों ने मुझसे छीन लिए। मैं राशन नहीं ला पाई, मुझे माफ कर दे अर्पित बेटा। क्या गुंडों ने पैसे छीन लिए? अब हम क्या करेंगे? अब इस ठंड से अपने बच्चों के लिए कैसे सर्दियों के कपड़े लेकर आऊंगा और कैसे अपने बच्चों की इच्छा पूरी करूंगा? सुनिए भैया, सर्दियों के कपड़े हम अगले महीने ले लेंगे। इस महीने हमारे पास फटे कपड़े हैं पहनने के लिए। बिना स्वेटर की जिंदगी कट सकती है पर ठंड में बिना खाने के नहीं। करिश्मा के कहने पर बचे हुए पैसे से अर्पित राशन का सामान ले आता है। तो वहीं अगले दिन ठंड में ठिठुरते आस्था काम की तलाश में जाती है और उसे एक जगह साफ सफाई का काम मिल जाता है। तो वहीं राजू और पिंकी उदास घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी एक बच्चा हाथों में मंचूरियन से भरा कटोरा लेकर बाहर आता है और दोनों भाई बहन को चिढ़ाने लगता है। देख रहा है कितना बड़ा कटोरा है मंचूरियन से, इसमें से धुआं निकल रहा है। इतनी ठंड में इतना गरम टेस्टी मंचूरियन खाकर तो मुझे मजा आ रहा है। हमें नहीं खाना तुम्हारा अमीरों वाला खाना। हमारी बुआ हमारे लिए बहुत जल्दी ही ऐसे ही अमीरों वाला खाना, महंगा खाना लेकर आएगी, इसलिए तुम अपना गर्मा गर्म खाना खाने पर ध्यान दो, वरना अगर ये ठंडा हो गया तो ठंड में तो खा नहीं पाओगे। राजू और पिंकी इस बार किसी के चिढ़ाने पर भी नहीं चिढ़ते और घर में जाते हैं। अब इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और करिश्मा को उसकी पहली सैलरी मिलती है। मेरी पहली सैलरी में मुझे 2000 रुपए मिले हैं। इनमें से 1000 रुपए का मैं अपने बच्चों के लिए अमीरों वाला खाना ले जाऊंगी और 1000 रुपए अपने घर वालों को दूंगी। आस्था पैसे लेकर अब एक रेस्टोरेंट में जाती है और मेन्यू में से देखकर पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता जैसी महंगी चीज गर्म गर्म लेकर घर आती है। करिश्मा, माँ जी, बच्चों कहाँ हो सब? जल्दी से सब आओ, देखो मैं आज गर्मा गर्म बाहर से खाना लेकर आई हूँ, वो भी अमीरों वाला। अब जल्दी से आकर खा लो, इससे पहले कि ठंड में ये खाना ठंडा हो जाए।
आस्था की आवाज सुनकर बच्चे वहां आते हैं और अमीरों वाला खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। करिश्मा सभी को प्लेट में खाना निकाल कर देती है। वाह वाह, ये कितना स्वादिष्ट खाना लग रहा है। अब समझ में आया अमीर लोग बाहर का खाना इतना क्यों पसंद करते हैं। माँ बहुत अच्छी हो। माँ मैं तो ये पिज्जा लेकर बाहर जा रही हूँ और सबको चिढ़ा कर खाऊंगी। पहली बार उस दिन ठंड में गरीब परिवार के घर अमीर वाला खाना आता है और पूरा परिवार बड़े ही मजे लेकर खाना खाता है और उस दिन को हमेशा याद रखते हैं। उफ, कितनी ठंड लग रही है, ऊपर से लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं। मीनाक्षी ठंड में कांपते हुए लकड़ी के बक्कल को जलाकर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रसोई में चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं और जिसके चलते गरीब बेटी की रसोई में चारों तरफ धुआं धुआं होता है। उसके पास बक्कल भी बहुत कम होते हैं। वो थोड़े थोड़े जलाती है जिससे आग बनी रहे। अब एक ही मात्र सहारा है मेरे पास, जल्दी से मुझे खाना बनाना होगा। लेकिन इतनी ठंड में मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ बाबूजी भूखे रह जाएंगे। मीनाक्षी अपने घर के बाहर आती है तो वो अपने पड़ोसियों को देखती है। वो देखती है कि उनके घर के बाहर नारियल की बोरियां बहुत सारी पड़ी होती हैं। क्या आप लोग इन सभी बोरियों को फेंकने वाले हो? हाँ, क्योंकि हम लोग सब्जी का काम करते हैं। जब भी कोई बाजार से सब्जी लेकर आते हैं तो उसके साथ एक नारियल का बोरा तो आता ही है। ये कई दिन से इकट्ठे हो रहे थे, अब जाकर इन्हें फेंकने का टाइम आया है। वैसे तो मैं यहाँ पर आपसे आपकी बेकार सब्जियाँ लेने आई थी जिन्हें आप फेंक देते हो, लेकिन अब मैं ये सारी बोरियां लेकर जाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। देखो, ये हमारे तो किसी भी काम आने से नहीं। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले जाओ, हमें तो वैसे ही फेंकना ही है। महेश और लता दोनों मीनाक्षी को थोड़ी बहुत सब्जियां दे देते हैं और मीनाक्षी वहां से सभी नारियल के बोरे अपने घर ले आती है। अरे बेटी, तो ये इतनी सारी नारियल की बोरियां कहाँ से लेकर आई है? पड़ोस की सब्जी वालों के पास से मिली है। इसका जुगाड़ करके मैं रसोई के चारों तरफ लगाने वाली हूँ। मीनाक्षी इतना कहकर एक के बाद एक बोरियों को जोड़ती है और उन्हें सिलती जाती है और वो उन सिली हुई बोरियों को अपने रसोई के चारों तरफ लगाती है, जिससे अब उसकी रसोई में बर्फीली ठंडी हवाएं आना बंद हो जाती हैं और वो अपनी रसोई के फर्श पर भी सिली हुई बोरियां बिछा देती है। वो पूरी रसोई को उन बोरियों से कवर कर देती है, जिससे गरीब बेटी की जुगाड़ू रसोई के अंदर हवा का आना बंद हो जाता है। बेटी, तुम्हारी समझदारी और जुगाड़ों से आज हमारे घर की कई परेशानियां खत्म हो गई। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि हर माँ पिता को तुम्हारी जैसी बेटी जरूर मिले जो उनका सहारा बन सके। वैसे अब हमारी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो चली है, कल से हम मजदूरी करने चले जाएंगे। में कोई सुधार नहीं है तो आप काम पर ना जाकर घर में ही आराम कर सकती हो। नहीं बेटी, अगर काम पर नहीं जाएंगे तो घर में राशन कहाँ से आएगा, इसीलिए हमारा काम पर जाना जरूरी है। अगले दिन सुबह दोनों माता पिता खाना खाकर मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। वहीं गरीब बेटी अपनी जुगाड़ू रसोई में बचा हुआ खाना अपने लिए परोस रही होती है। उसके पास जो बर्तन होते हैं वो भी मिट्टी के बने होते हैं। तभी वो देखती है कि मिट्टी से बने कुछ बर्तन चटक गए हैं। हाँ, हे भगवान, ये क्या? ये सारे बर्तन तो टूटने वाले हैं, अब क्या करूं? वो देखती है उसकी जुगाड़ू रसोई में थोड़ा सा गुड़ रखा होता है। वो चूल्हे के अंदर थोड़े गर्म कोयले के ऊपर एक बर्तन में गुड़ को पिघलाती है और पिघलाकर वो उसे चूने में मिलाकर बर्तनों में लगा देती है, जिससे बर्तन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जब तक ये बर्तन सूखेंगे तब तक मैं माँ बाबूजी के पीने का पानी देख लेती हूँ। बर्तन को जोड़ने का जुगाड़ वो अपनी समझदारी से कर लेती है, लेकिन जब वो पीने का पानी मटके में पानी देखती है तो उसमें पानी ही नहीं होता। हे भगवान, ये क्या? पानी ही नहीं है। अब मुझे ठंड में पानी लेने के लिए जाना होगा। मीनाक्षी मटका उठा लेती है और ठंड में पानी लेने के लिए निकल जाती है। कितनी ठंड हो रही है, हाथ भी बिल्कुल सुन हो गए हैं। ऊपर से नदी का पानी तो और भी ज्यादा ठंडा होगा। नदी से पानी लाते हुए बेचारी मीनाक्षी के कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में कई बार पानी छलक कर उसके कपड़ों पर गिर जाता है। घर आने के बाद अपनी बेटी की ठंड में ये हालत देखकर गरीब बूढ़े माता पिता कहते हैं, हे भगवान, ये परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से बेटी, तुझे ठंड में नदी किनारे जाने की क्या जरूरत थी? देख जरा, तेरे सारे कपड़े गीले हो गए पानी से। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे ठंड नहीं लगती है, और फिर थोड़ा सा ही तो पानी है, सूख जाएगा। मीनाक्षी इतना कहने के बाद फिर से अपनी जुगाड़ू रसोई में जाती है और अपने बीमार बूढ़े माता पिता के पीने के लिए पानी को चूल्हे के गरम कोयले के ऊपर रख देती है। वो धीरे धीरे अपने आप गर्म हो जाता है। अब मीनाक्षी अपने माता पिता को खाना परोस कर देती है।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास इतनी काबिल बेटी है जो इतनी गरीबी में भी परेशानियों का सामना डट कर रही है। मीनाक्षी के पैदा होने से पहले मैंने सोचा था कि काश मेरा एक बेटा होता जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता, लेकिन देखो ना, हमारी बेटी ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। गरीब माँ बाप अपनी जुगाड़ू बेटी की रसोई से बहुत खुश थे, लेकिन मजबूरियां खत्म कहाँ थी। बेचारों के पास फटे पुराने कपड़े थे जिनके अंदर ठंडी हवा तो जानी ही थी। उस रात बेचारे गरीब माता पिता सारी रात सो नहीं पाते। सर्दी उन्हें बहुत सताती है, ऊपर से घर की खुली खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा आती है। हमारे पास पैसे भी नहीं है, पैसे होते तो एक नई रजाई खरीद पाते। माँ बाबूजी को बहुत ठंड लगती है। मीनाक्षी सारी रात ठंड से सो नहीं पाती। वो रात भर कुछ ना कुछ सोचती रहती है। अगले दिन जब वो सवेरा होता है, मीनाक्षी सबसे पहले जंगल में जाती है। वो पेड़ों के ऊपर के बक्खल को उतारती है। मैं जानती हूँ कि पेड़ों को काटना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बक्सल ही उतार कर लेकर आ रही हूँ। अब जब दोबारा बकला आएगा तब आऊंगी दोबारा, तब तक ये चल जाएंगे। मीनाक्षी देखती है कि जंगल में बहुत सारी सूखी पत्तियां पड़ी हैं। इन्हें भी बटोर कर ले जाती हूँ, ये भी काम आ सकते हैं। इस तरह मीनाक्षी बक्खल और सूखी पत्तियां उठाकर अपने घर ले आती है और घर पर उसे बरामदे में एक टूटी हुई बाल्टी दिखाई देती है। ये टूटी हुई बाल्टी वैसे मेरे किसी काम तो आ सकती है, क्यों ना मैं इसे अंगीठी ही बना लूं। मीनाक्षी मिट्टी का लेप बनाकर बाल्टी के चारों तरफ लगाकर उसे अंगीठी की तरह तैयार कर लेती है। इसके बाद वो जंगल से लेकर आए हुए पत्ते उसके अंदर भर देती है और जला देती है। वाह, ये तो कमाल हो गया। इसे तो माँ बाबूजी को ठंड भी नहीं लगेगी और उनके पास ही रख दूंगी। मीनाक्षी इस तरह का जुगाड़ लगाकर उस अंगीठी को अपने माता पिता के पास ले जाकर रख देती है, जिससे उन्हें थोड़ी कम ठंड लगती है। एक तरफ गरीब बेटी के जुगाड़ तो दूसरी तरफ उसके माता पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं। एक दिन घर पर मीनाक्षी अकेली होती है। वो बची हुई बोरियों में फटे पुराने कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रुई की तरह भर रही होती है। उसी वक्त एक आदमी और एक औरत गांव के सरपंच के साथ उसके घर के पास पहुंचते हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा अमीर लगते हैं। अरे घर पर कोई है क्या? सरपंच जी, आप बताइए क्या बात है? देखो, ये हमारे घर में नए लोग आए हैं, एक तरीके से गांव के मेहमान। मैं चाहता हूँ कि इन्हें तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर में रखो। इनका घर बराबर में ही है, बस इनका नौकर 2 दिन में चाबी ले जाएगा। उसके बाद ये लोग अपने घर रहने लगेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सरपंच जी। अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होते हैं, इनका हमारे घर में स्वागत है। मीनाक्षी के इतना कहने पर केशव और उसकी पत्नी हेमलता मुस्कुराती है। इतनी गरीब लड़की है लेकिन संस्कार बहुत बड़े हैं। मीनाक्षी हेमलता और केशव को घर के अंदर लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी जुगाड़ू रसोई के अंदर जाती है। आज तो राशन भी नहीं है, अब क्या करूं? क्या बनाकर खिलाऊं घर पर आए मेहमानों को? तभी मीनाक्षी को याद आता है कि उसने अपने घर के आंगन में पालक, बथुआ और मेथी उगाई हुई है। वो आंगन से मेथी और पालक तोड़ कर ले आती है। पालक से वो साग बनाती है और मेथी के पराठे तैयार करती है। तभी उसकी बोरी से बनी जुगाड़ू रसोई में केशव आता है और उसे देख हैरानी से, अरे लकड़ी के बक्कल जलाकर तुम खाना बना रही हो, और वो भी साग के साथ मेथी के पराठे। वैसे तुम लकड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अगर मैं सभी लकड़ियां काट दूंगी तो एक दिन पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं बक्खल उतार लेती हूँ, वो भी उतना ही काम करता है। ये देखकर केशव थोड़ा हैरान था। जिसके बाद मीनाक्षी के माता पिता भी मजदूरी से लौट आते हैं और मीनाक्षी अमीर मेहमानों को अपने माता पिता के साथ मिट्टी के बर्तनों में सरसों का साग और मेथी के पराठे परोस कर देती है। अचानक एक मिट्टी की प्लेट टूट जाती है। माफ करना, मुझसे गलती से ये प्लेट टूट गई। कोई बात नहीं है, मैं इसे अभी जोड़ देती हूँ। गुड़ और चूने के पेस्ट से वो उसे भी जोड़ देती है। उसके बाद वो देखती है कि घर में बहुत ठंड हो रही है और बिस्तर तो है ही नहीं। रात को सोना कैसे होगा? हमारे घर में इतने बिस्तर भी नहीं है, मुझे कुछ तो करना होगा। मीनाक्षी ऐसा सोचकर पहले तो अंगीठी जलाकर मेहमानों के पास रख देती है और उसके बाद नारियल की बोरियों में कतरन भरकर गद्दे तैयार कर लेती है, जो बहुत गर्म होते हैं और आरामदायक भी। उसी के साथ वो रात को ओढ़ने के लिए रजाई भी तैयार कर लेती है और मेहमानों के पास अपनी जुगाड़ू अंगीठी भी जलाकर रख देती है, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। तुम्हारा तो जवाब नहीं। सच कहूँ, मैंने कभी किसी को इतना जुगाड़ लगाते नहीं देखा। बिना पैसों से ही तुमने सभी चीजों का इंतजाम करके घर में रखा है। हरी सब्जी उगाई है, तुम्हारी बोरी से बनाई हुई जुगाड़ू रसोई, मिट्टी के बर्तन तैयार किए हैं, ठंड से बचने के लिए अंगीठी का भी इस्तेमाल करती हो। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, घर में कई चीजों की कमी है, इसलिए सर्दी में जुगाड़ लगाकर सारे काम कर लेती हूँ। केशव और हेमलता को उसकी समझदारी बहुत अच्छी लगती है। 2 दिन बाद जब उनका नौकर चाबी लेकर आता है तो जाने से पहले वो दोनों ललिता से उसकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं।
वैसे तो देखा जाए दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो घर को संभाल सके, मुसीबत में हौसला रख सके और परेशानियों का सामना कर सके। तुम्हारी बेटी बिल्कुल वैसे ही है। हालांकि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, भगवान न करे कल को कोई मेरे परिवार पर आफत आती है तो तुम्हारी बेटी उसे संभाल लेंगी। बस इसी के चलते मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगती हूँ। इतने बड़े घर में हमारी बेटी रानी की तरह रहेगी, हमें और क्या चाहिए, हमें रिश्ता मंजूर है। इस तरह गरीब बेटी की शादी अच्छे अमीर घर में हो जाती है, जहां वो गरीबी से निकलकर खुशहाल परिवार में रहने लगती है। इसी के चलते वो अपने माता पिता की भी मदद करती है और जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जुगाड़ू बेटी की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्या आपने भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा जुगाड़ किया है तो हमें वो भी बताइए।